दोस्तों, आप में से अगर कोई मोबीक्विक को यूज़ करता है यूपीआई एप्लीकेशन के तौर पे, तो उसके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बता रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया या फिर एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आ गई, जिससे कि अनऑथराइज यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रही थी, जिससे कि कंपनी के अकाउंट से 40 करोड़ रुपए चोरी हो चुके हैं, जो कि सिर्फ 48 घंटों के अंदर हुए। यानी कि 11-12 सितंबर को लगभग 5 लाख यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जिसमें कि 40 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। कंपनी कह रही है कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया था, जिसके बाद में ग्लिच आया है, जिससे कि यूज़र के वॉलेट से पैसे ऐसे ही निकल रहे थे, चाहे वो गलत यूपीआई पिन भी डाल दे तब भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रही थी। पुलिस ने करीबन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। यहाँ पर 2500 बेनिफिशियरी बैंक्स को पहचाना गया है कि इनके अकाउंट में पैसे गए हैं, जहाँ पर पुलिस ने और कंपनी ने मिलकर 8 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। इसी के साथ साथ 14 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं मोबीक्विक ने, और 26 करोड़ रुपए का अभी भी पता लगाया जा रहा है कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ। लेकिन यहाँ पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये इनसाइडर जॉब होगी, किसी इनसाइडर के बंदे नहीं, मतलब कंपनी में काम करने वाले बंदे नहीं ये सारी चीज़ें करी हैं और इस तरीके की अपडेट दी थी, जिससे कि यूज़र का पैसा इधर से उधर जा रहा था। दोस्तों, G7 मीटिंग के अंदर अमेरिका ने एक प्रपोजल रखा कि भैया चाइना और इंडिया के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाना होगा, क्योंकि ये रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसके ऊपर जापान के फाइनेंस मिनिस्टर कात्सुनोबु काटो ने साफ साफ ये कह दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो WTO के रूल्स हैं उसके अंदर ही हम काम करेंगे। सारे ही देशों को सेम ट्रीटमेंट देना होगा, ऐसे नहीं किसी पे टैरिफ लगा दें, कुछ कर दें, क्योंकि अगर WTO के रूल को कोई ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम भी शायद टैरिफ नहीं लगा सकते उन कंट्रीज़ पे जो कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जापान खुद ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, जिससे कि उनका LNG और कुछ ऑयल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हो रखे हैं वो चलते हैं वहाँ पर। तो अगर ऐसा जापान करता है तो भैया जापान के ऊपर भी सैंक्शन लगना चाहिए। तो भैया हमाम में सभी नंगे हैं, ये वाली कहावत कही जा सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जापान ने साफ साफ डिनाई किया है US की इस मांग को। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग विंडोज़ 10 का यूज़ करते हैं उसकी अपडेट ऑफिशियली बंद होने वाली है 14 अक्टूबर 2025 से। ना तो कोई सिक्योरिटी अपडेट आने वाली है आपको, ना कोई इम्प्रूवमेंट वाली अपडेट आने वाली है, ना ही आपको कोई टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज़ 10 के लिए। यहाँ पर आप अपना PC तो अभी भी चला सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क रहेगा, वायरस, मालवेयर, बग्स, ये सारी चीज़ों का रिस्क रहेगा, क्योंकि आपके पास में अपडेट नहीं आ रही है उनसे बचने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे वायरस बनते चले जाते हैं वैसे वैसे माइक्रोसॉफ्ट भी उनको टैकल करने के लिए अपडेट्स देता रहता है, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं मिलने वाली। तो अगर आपका हार्डवेयर सपोर्ट करता है तो आप विंडोज़ 11 पे अपग्रेड कर सकते हो, जहाँ पर PC की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। और जो लोग नहीं करना चाहते वो एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट ले सकते हैं। ये एक प्रोग्राम है जिसको ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन ये पेड प्रोग्राम है, जिससे कि आप अक्टूबर 2026 तक एक्सटेंड कर सकते हो अपने विंडोज़ 10 को, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट तो मिलती रहेगी जो कि ज़रूरी है आपके लिए। और जो ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करता है उसके लिए मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये है कि आप विंडोज़ 10 चला सकते हो, बस अपडेट नहीं मिलेगी, तो रिस्क रहेगा सिक्योरिटी वाला। दोस्तों, अब कुछ ही दिन रह चुके हैं बिग बिलियन डे की सेल में, द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि आईफोन बाय करना है तो भैया 2 आईफोन आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करने, आईफोन 14 और आईफोन 13, क्योंकि यहाँ पर अभी भी USB-C नहीं दिया गया था, तो आपको वही लाइटनिंग कनेक्टर यूज़ करना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आप इन दोनों मॉडल को अवॉइड करना, आईफोन 13 और आईफोन 14, चाहे कितने ही सस्ते आपको मिल रहे हो। अगर आपको कंसीडर करना है तो आपको करना पड़ेगा आईफोन 16, जो कि आपको करीबन 52,000 के आसपास में मिल सकता है। इसी के साथ साथ आप आईफोन 16 प्रो के ऊपर भी जा सकते हो, जो कि आपको करीबन 70,000 रुपए तक की डील में मिल सकता है। तो मतलब ये दो एक ऑप्शन है आपके पास में, जो कि आप अच्छे खासे डिस्काउंट पे ले सकते हो। आईफोन 15 लेना चाहो तो कोई बढ़िया ही डिस्काउंट मिल रहा है तो आप कंसीडर कर लेना। हालांकि अगर आईफोन 16 प्रो अगर आपको मिल जाता है 70,000 रुपए के आसपास में तो आपके मज़े हैं, क्योंकि 120 हर्ट्ज़ का उसमें रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो एक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। दोस्तों, BSNL अपने पांव अब दिल्ली के अंदर भी लाना चाहता है। दरअसल यहाँ पर 5G नेटवर्क को लेके आना चाहता है दिसंबर 2025 तक, मतलब कुछ ही महीने रह गए हैं। उसके बाद में आप अगर दिल्ली में रहते हो और BSNL का सिम आपको मिलता है तो भैया आपको 5G भी मिल जाएगा। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि स्ट्रे डॉग अगर बिना प्रोवोकेशन के किसी को काट लेता है तो उसको 10 दिन के लिए एनिमल सेंटर के अंदर डाला जाएगा। अगर वही डॉग दोबारा से दूसरी बार बिना प्रोवोकेशन के किसी और को भी काट लेता है तो उसको ज़िंदगी भर एनिमल सेंटर में ही रहना पड़ेगा, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी उस डॉग के लिए। और किसी को डॉग काटता है उसके बाद में वो एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन लेने जाता है तो वहाँ से भी ये केस शुरू हो जाएगा कि हाँ भैया इन्वेस्टिगेट होगा किस डॉग ने काटा है, उसके बाद में उसको एनिमल सेंटर में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और अगर उस डॉग को वैक्सीन या स्टेरलाइज नहीं किया गया है तो उसको एनिमल सेंटर में स्टेरलाइज किया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक अडॉप्शन का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर मान लो उस डॉग को किसी को रखना है तो वो
रख सकता है, लेकिन वो फिर उसे स्ट्रीट पर नहीं छोड़ेगा, उसके ऊपर माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी। दोस्तों फ्लैश फ्लड की घटना जितनी इस बार देखने को मिली है, बादल फटने की घटना जितनी इस बार देखने को मिली है, शायद ही कभी मिली हो। दरअसल देहरादून के अंदर फिर से क्लाउड बर्स्ट हो चुका है सहस्त्रधारा नाम के एरिया के ऊपर, जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते थे, और इसी के साथ साथ वहाँ पर तमसा रिवर है वो भी एकदम से बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से तपकेश्वर महादेव टेम्पल है वहाँ पर हनुमान मूर्ति तक पानी चला गया था। इसी के साथ साथ एक रोड था 100 मीटर लंबा, वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है रायपुर एरिया नाम की एक जगह में, डिब्रीज से और जो भी मलबा बह के आया है उसकी वजह से। इसी के साथ साथ सहस्त्रधारा के आसपास में जो छोटी छोटी शॉप वगैरह थी, दुकानें वगैरह थी, वो भी एकदम ही गायब हो चुकी हैं, बह चुकी हैं। और इसी के साथ साथ कई शॉप, होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, काफ़ी ज़्यादा बर्बादी देखने को मिली है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि चलो बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं जगह जगह। दोस्तों पाकिस्तान के करीबन 22 आदमियों को अरेस्ट किया गया है जापान के अंदर एयरपोर्ट पे उतरते के साथ ही। दरअसल इन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी लगाई थी वो स्पोर्ट्स पर्सन की लगाई थी, कि मतलब ये फुटबॉल प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम के, जहाँ पर पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन का मतलब इनके पास में सर्टिफिकेट वगैरह भी है। वो सारी ही डॉक्यूमेंट एक्चुअली में ये फेक थी। इनके पास में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी था जो एनओसी लेके आए थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से, वो भी फेक था। इसी के साथ साथ इनके पास में जो इनविटेशन लेटर था जापान की तरफ से वो भी फेक था। तो जापानीज़ इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने इनको और एयरपोर्ट पे ही जो क्वेश्चन वगैरह किए उससे साफ साफ पता लग गया कि ये डॉक्यूमेंट सारे ही फेक हैं, ये सभी किसी तरीके से यहाँ पर एंटर करना चाहते थे इलीगली जापान के अंदर। जिसके बाद में जापान ने जब ये पाया कि ये सारे के सारे फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जापान में आए, इनको तुरंत ही डिपोर्ट कर दिया गया। और इसके बाद में FIA ने मलिक वकास नाम के एक बंदे को अरेस्ट किया है, जिसको बताया जा रहा है जो कि मेन बंदा था इस पूरे काम को करने के लिए, जहाँ पर ये इन 22 के 22 लोगों को जापान में घुसाना चाहता था, एंटर करवाना चाहता था। और हर एक से इसने 40 से 45 लाख पाकिस्तानी रुपए लिए थे। और मजाक की बात ये देखो कि ये जितने भी 22 लोग थे ना, ये फुटबॉल की जर्सी के अंदर ही थे। मतलब फुटबॉल का जो ऐसा होता है ना कि मतलब फुटबॉल के निक्कर, जूते, उसी ड्रेस में घूम रहे थे ये एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे कि वहीं पे ये फुटबॉल खेलना स्टार्ट करेंगे। भैया जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होगा वो वही सेम ड्रेस थोड़ी ना, जैसे इंडिया क्रिकेट खेलने जाती है तो भाई यहीं से थोड़ी ना पहन के चल देगी अपनी ड्रेस, लेकिन ये चल रहे थे। शक क्यों नहीं होगा?